हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूँ आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2। हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर का जो ये रेवोल्यूशन हुआ है 1917 का, इसके साथ। ठीक है। As the conflict between the provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared that the provincial government would set up a dictatorship. In September, he began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviet and factories were brought together. देखिए क्या है, अभी रशिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर में आ रही थी और वो बोल्शेविक्स को दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लग रहा था कि बोल्शेविक्स जो है ये पावरफुल हो सकते हैं और बोल्शेविक्स को लग रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कहीं पावर को फिर से कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ कुछ ही हाथों में ना रख ले और दोबारा से एक डिक्टेटरशिप ना स्थापित हो जाए, कोई ना कोई डिक्टेटर ना आ जाए दोबारा से रशिया पे राज करने के लिए। इसीलिए बोल्शेविक्स ने सितंबर 1917 में अपने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, वर्कर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि भाई हमने एक तरीके से रिबेलियन करना है, एक विद्रोह हमने शुरू करना है। On 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviets under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. यानी कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड जो सोवियत थी, जो सबसे पहली सोवियत स्थापित हुई थी आप मान लीजिए, उसको और बोल्शेविक पार्टी के लोगों को एक तरीके से परसुएड कर लिया, मना लिया, कन्विंस कर लिया कि भाई सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करेंगे, कि भाई पावर का सीजर करके, कि भाई पावर को कैप्चर करके सोशलिस्ट्स के हाथों में दी जाएगी ताकत, सिर्फ कुछ लोगों को हाथों में ताकत छोड़ी नहीं जाएगी। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24th October. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left city to summon troops. इसी बात के डर से कि भी कहीं बोल्शेविक्स कोई विद्रोह ना कर दे, इस बात के डर से उस टाइम पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम केरेंस्की था, उसने वहां पे सेना को भी आमंत्रित कर लिया था। यानी कि कहने का मतलब है कि रशिया की जो सेना थी, जो आर्मी थी, उसको भी इनवाइट कर लिया गया था। एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephones and telegraph offices and protect the Winter Palace. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government officers and arrest ministers. Late in the day, the ship Aurora shelled the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took other parts of military post. कहने का मतलब है कि उसी दिन 16-17 अक्टूबर के आसपास के बाद की बात है कि भाई लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फैल रहा था। जो रशियंस थे, वर्कर क्लास थी, वो चाहती थी कि सोशलिज्म अडॉप्ट हो पूरे कंट्री में। फिर इवेंचुअली 24 अक्टूबर को क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सेना को बुला लिया, आर्मी को बुला लिया ऐसे प्रोटेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। जो आर्मी के लॉयल लोग थे उन्होंने बोल्शेविक्स की बिल्डिंग्स पर अटैक किया। जो यानी वर्कर्स के सपोर्ट में आर्मी के कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है बहुत टर्मोइल की सिचुएशन आ गई थी, बहुत कंफ्यूजन की सिचुएशन थी जिसमें लोग आपस में समझ नहीं आ रहा था कौन किसकी साइड है। ठीक है। और ये पूरा चल रहा था, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. Finally, ministers ने surrender कर दिया और कमेटी जो थी उसके कंट्रोल में देश की सत्ता आ गई। At a meeting of the All-Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. यानी बोल्शेविक्स ने जो ये पावर का कैप्चर किया था, इसको बहुत ज़्यादा सोवियट्स ने, जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई एसोसिएशंस थी, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन सभी प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया, इसको मतलब सपोर्ट किया। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, देयर वाज हेवी फाइटिंग, बहुत खून खराबा हुआ, फाइटिंग हुई, काफी लोगों की जानें गई, बट अल्टीमेटली सोशलिज्म जो है वो रशिया में अब लागू होगा, especially in Moscow. But by December, the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. दिसंबर 1917 के आसपास, दिसंबर 1917 के बाई दिसंबर 1917 जो मॉस्को है उस पर भी बोल्शेविक्स का कब्जा था, और जो पेट्रोग्राड है जिसको हमने स्टार्टिंग में सेंट पीटर्सबर्ग कहा था, वो भी बोल्शेविक्स के कब्जे में आ गया था।
अब एक बार थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, डेट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जो रशिया है वो पहले जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता था। कई अलग अलग टाइप्स के कैलेंडर्स होते हैं, जैसे कि एक इंडिया का कैलेंडर है, शाक कैलेंडर, ठीक है। इसके अलावा विक्रम संवत एक इंडिया का कैलेंडर है। इसके अलावा एक ये जूलियन कैलेंडर है जो रशिया में फॉलो होता था। इसके अलावा एक ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं। यूरोप में, यूएसए में यही कैलेंडर फॉलो होता है। इनफैक्ट इंडिया में जो आज के दिन डेट है, जो भी तारीख है, आप जो भी तारीख मानते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही है वो। सो द ग्रेगोरियन डेट्स आर 13 डेज अहेड ऑफ द जूलियन डेट्स, यानी जूलियन तारीखों से 13 दिन आगे चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। सो बाय द कैलेंडर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन टुक ऑन 12th मार्च। जिस चीज़ को हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कह रहे हैं वो 12 मार्च को होता है। एंड इसीलिए अब देखिए कि हमने 22 फेब को कहा था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इस दिन मनाया जाता है, बट एक्चुअली 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ये कैलेंडर्स के फ़र्क की वजह से ही है कि डेट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं। जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है वो एक्चुअली हमारी तारीखों के हिसाब से 7 नवंबर को हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि सोशलिज्म के ऊपर डिबेट्स कब शुरू हुए रशिया में। 1850 से लेकर 1880 के बीच में डिबेट्स हुए। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन ये इलीगली काम करती है क्योंकि उस टाइम पे पार्टी का फॉर्मेशन इलीगल था सार के अंडर में। 1905 में ब्लडी संडे है जिसमें तकरीबन 100 वर्कर्स की जान जाती है और 300 से ज़्यादा वर्कर्स घायल हो जाते हैं, उसको ब्लडी संडे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी की वजह से 1905 का रेवोल्यूशन होता है। 1917 के 2 मार्च में सार को एबडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, एब्डिकेट कर देता है सार, अपनी जगह छोड़ देता है। 24 अक्टूबर इसी साल बोल्शेविक्स जो हैं वो पेट्रोग्राड में अब अपराइजिंग करते हैं, यानी पेट्रोग्राड को कंट्रोल कर लेते हैं। 1918 से 1920 तक रहेगी अब यहाँ पर सिविल वॉर, ठीक है। 1919 में कॉमिनटर्न की फॉर्मेशन होगी एंड 1929 में कलेक्टिवाइजेशन की शुरुआत होगी। क्या है ये चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगे। What changed after October? अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आए भैया। The Bolsheviks were totally opposed to private property. Bolsheviks जो हैं प्रॉपर्टी के प्राइवेट ओनरशिप के completely against थे। Most industries and banks were nationalized, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी बैंक्स को सरकारी बैंक्स बना दिया गया, जैसे भारत में हुआ था 1969 में। आई थिंक 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। सो ये था इनके बारे में। इसके अलावा उन्होंने पावर में आते ही क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले तो उन्होंने जो बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट के अंडर ला दिया, यानी अब जो उसका ओनरशिप था बैंक का और जो मैनेजमेंट था वो सरकार के हाथों आ गया, बोल्शेविक्स के अंडर आ गया। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया एंड पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज लैंड फ्रॉम द नोबिलिटी, यानी नोबल्स से अब जो किसान वर्ग है वो जमीन छीन सकता है। उनकी जमीन को जबरदस्ती ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इनको मतलब ओन कर सकते हैं। In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses, यानी बड़े बड़े जो घर थे शहरों में उनका पार्टीशन बोल्शेविक्स के कहने पर किया गया। जिस परिवार को जितने कमरों की, जितने बड़े घर की जरूरत थी उनको बस उतना ही बड़ा घर दिया गया। They banned the use of old titles of aristocracy. Aristocracy में जैसे मान लीजिए कि मास्टर या फिर लॉर्ड के जैसे जो टाइटल्स यूज होते थे वो टाइटल्स को अब इन्होंने बैन कर दिया। इसके अलावा इन्होंने चेंज जो है वो ड्रेसेस में भी किए। आर्मी की जो ड्रेस है वो चेंज कर दी गई एंड इस ड्रेस के लिए कि भाई कौन सी ड्रेस चूज की जाए आर्मी के लिए, उसके लिए कंपटीशन हुआ था, क्लोथिंग कंपटीशन, जो कि 1918 में हुआ था। और उसमें फाइनली एक सोवियत हैट को बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब समझ लीजिए क्लोथिंग मटेरियल के तौर पे चूज किया गया और उसका नाम है उस क्लोथिंग हैट का बुडियोनोवका। ओके, बुडियोनोवका। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ताकि आप जैसे मेरे जैसे लोग इनके नाम पढ़ते ही समझ जाएं कि भाई ये जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है ये इनके मतलब आइडियल्स क्या हैं। कम्युनिज्म का इनका आइडिया है कम्युनिटी ओनरशिप वाला, ठीक है। In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to Constituent Assembly. Finally, Bolsheviks ने जैसे ही पावर में आए ये लोग, इन्होंने Constituent Assembly के elections conduct किए, लेकिन इनको majority support नहीं मिला, यानी ज़्यादातर जनता बोल्शेविक्स को support अभी भी नहीं कर रही थी। जनवरी 1918 में क्या हुआ, असेंबली ने बोल्शेविक्स के जो मेजर्स थे उनको डिसमिस कर दिया, लेनिन के जो मेजर्स थे उनको डिसमिस कर दिया। यानी जब ये इलेक्टेड असेंबली आई थी इन्होंने बोल्शेविक्स को और लेनिन को ही डिसमिस कर दिया। He thought that all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. अब क्या है कि
जो लेनिन थे उन्होंने इस असेंबली को मानने से ही मना कर दिया, जो ये इलेक्टेड होके आई थी ना असेंबली। लेनिन का मानना था कि भाई जो पूरे के पूरे देश में से 500 से भी ज्यादा सोवियट्स आई हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, उनके जो लीडर्स आए हैं रिप्रेजेंटेटिव बनकर, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं एज कंपेयर टू एक ऐसी असेंबली जो कि अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में चूज की गई हो। जैसे कि 1917 के नवंबर में ही इन्होंने पावर को ऑक्यूपाई किया। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको हटाकर बोल्शेविक्स ने ताकत हथियाई, और उसी के दिसंबर में यानी 1 महीने के अंदर ही, 1 डेढ़ महीने के अंदर ही इलेक्शंस करवा दिए, असेंबली का सिलेक्शन हो गया। लेनिन बोले ऐसी असेंबली का सिलेक्शन का क्या भरोसा, ये ऐसी सिचुएशंस में सिलेक्ट हुई है, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk। उसके बाद के जो भी टाइम आया कि भाई इसके बाद के जो ईयर्स आए जिसमें बोल्शेविक्स ने उस असेंबली को मानने से मना कर दिया था, उसमें बोल्शेविक्स की एक अकेली पार्टी बच गई जो इलेक्शंस लड़ती थी। ठीक है। और इलेक्शंस किस बात के होते थे, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शंस होते थे, और उसमें बोल्शेविक इकलौती पार्टी थी जो इलेक्शंस में खड़ी होती थी। ना कोई कंपटीशन है, सो ऑफ कोर्स जीतेगा कौन, बोल्शेविक्स ही जीतेंगे। विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ये जो एसोसिएशन थी जिसके लिए इलेक्शंस हो रहे थे, इसी को इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री मान लिया। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, यानी एक पार्टी का राज चलने लगा यहाँ पर। ट्रेड यूनियंस को पार्टी कंट्रोल सर्विलेंस के अंडर रखा जाता था, कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो है वो एक दायरे से बाहर जाकर कोई भी अपना डिसीजन ना ले, उसको कंट्रोल किया जाता था। सीक्रेट पुलिस की स्थापना कर दी गई, जैसे ये होती है ना एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, या फिर सीबीआई वगैरह, वो कॉल्ड द चेका फर्स्ट। ओके। और पहले इसका नाम सीक्रेट इंटेलिजेंस, वो जो पुलिस थी उसका नाम चेका था, बाद में इसका ओजीपीयू और उसके बाद एनकेवीडी रख दिया गया। ये जो पुलिस थी ये हर उस व्यक्ति को पनिश करती थी जो कि बोल्शेविक्स की बुराई करता था या बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करता था। ठीक है। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट जो है, बहुत सारे ऐसे यंग मतलब नौजवान राइटर्स आर्टिस्ट वगैरह जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने रैली की इस बात के अगेंस्ट कि भाई चेका जो है वो सभी को पनिश कर रही है जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करता है। After October 1917, this led to experiment in the art and the architecture। यानी अक्टूबर 1917 के बाद रशिया में ही एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हो गए, आर्ट को लेकर भी, आर्किटेक्चर को लेकर भी। बहुत सारे इस बात से मतलब कंफ्यूज रहते थे कि भाई कोई भी चीज़ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या वो बोल्शेविक्स के सेंसरशिप को क्रॉस कर पाएगी। सेंसरशिप क्या होता है भाई, सेंसरशिप होता है कि एक बोर्ड होता है जो कि किसी भी चीज़ को पब्लिक में जाने से पहले मॉनिटर करता है, और उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पब्लिक को भड़का सकती है या पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से सही नहीं है, तो उस चीज़ को सेंसर बोर्ड रिमूव कर देता है। सो यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जो पार्टी थी हमारी बोल्शेविक्स की, ये चीज़ों को सेंसर कर रही थी, कोई भी चीज़ इनकी नज़रों से बच के ना जा पाए। ठीक है। ये बॉक्सेस जो हैं ये व्यूज हैं, ये आप लोग खुद स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें, और ये वाले बॉक्सेस आप लोग खुद स्टडी कर लेना क्योंकि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, ये बस उस टाइम के व्यूज हैं। ठीक है। सिविल वॉर की स्थापना शुरुआत होती है, कैसे होती है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल वॉर क्या होती है। सिविल वॉर होती है कि अपने देश के अंदर ही आपस में जनता जो है वो एक दूसरे से ही लड़ाइयाँ कर रही है। एक सिविल वॉर हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिसमें तकरीबन 7 लाख लोग मारे गए थे। वो क्यों हुई थी, क्योंकि पूरे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके जो सदर्न स्टेट्स थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एग्जिट करना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट थी, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक कॉन्फेडरेशन नहीं है। कॉन्फेडरेशन एक ऐसी फेडरेशन है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अगर कोई भी मेंबर्स हैं वो अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर फेडरेशन है कोई चीज, अगर कोई ग्रुप जो है उसको फेडरेशन का नाम दिया गया है, फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स हैं वो कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते। सो उस टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा था कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब कॉन्फेडरेशन नहीं रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरेशन। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा यूनियन जिसमें अगर स्टेट्स ने एंट्री कर दी तो वो कभी वहां से एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे यूएसए की बात होगी, रशिया में सिविल वॉर क्यों हुई। बोल्शेविक्स ने ऑर्डर किया था कि भाई लैंड को ना रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसमें क्या है कि रशियन आर्मी को अब लगा, रशियन आर्मी में बहुत सारे किसान वर्ग के लोग थे, उनको लगा कि भाई अब लैंड डिस्ट्रीब्यूट होएगी, हमें हमारी
हक की ज़मीन मिल जाएगी, हक से कुछ ज़्यादा ही मिलेगी, तो क्यों हम फौज में मरने वाले हैं? हम लोग अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिलीज के साथ रहेंगे, लैंड को कल्टीवेट करेंगे, फार्मर्स की तरह रहेंगे। सो जो कहने का मतलब है कि बोल्शेविक्स की जो फौज थी वो टूटने लगी। नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे, यानी जो बोल्शेविक्स का सपोर्ट नहीं करते थे, सोशलिस्ट हो गए, लिबरल्स हो गए, कंजर्वेटिव्स हो गए, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी हो गए, सार के जो सपोर्टर्स थे, ये सभी जो है ये बोल्शेविक्स को वैसे भी क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है। अब ये वाले जो लीडर्स हैं जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थे, ये रशिया के साउथ में आ गए, यानी सदर्न रशिया में आकर इन्होंने दोबारा से अपनी जो आर्मी है उसको तैयार करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स, जिनको रेड्स कहा जाता है। बोल्शेविक्स आर कॉल्ड द रेड्स इन रशियन हिस्ट्री। 1918 और 1919 के बीच में इन लोगों के बीच में काफी बैटल्स हुई, छोटे मोटे यहाँ वहां दंगे होते रहते थे। इसके अलावा सोशलिस्ट जो नाम है उसके लिए ग्रीन्स, आप पढ़ेंगे कि रशियन हिस्ट्री में ग्रीन्स वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है। प्रो सारिस्ट यानी सार जो राजा था उसके जो सपोर्टर्स थे उनको वाइट्स कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो लोग हैं ग्रीन्स हो गए या फिर वाइट्स हो गए, ये बहुत ज्यादा रशिया का जो एम्पायर था, सदर्न एम्पायर, वो इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जबकि जो रेड्स थे वो रह गए थे नॉर्थ में। ठीक है। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश थे जो नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म आए, वो चाहते थे कि रशिया में कैपिटलिज्म आए, जस्ट लाइक ऑल द अदर कंट्रीज। तो वो जो कंट्रीज थी वो डायरेक्टली जो ये एंटी बोल्शेविक ग्रुप्स थे इनको सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि फ्रांस हो गई, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापानीज हो गए, एटसेट्रा। All these forces were worried at the growth of socialism in Russia. As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became very common. कि भाई जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो आपस में ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे की जमीन पर जाकर, अपने ही देश के अलग अलग जमीनों पर जाकर लूटपाट मचाते थे, बैंडेटरी यानी कि डाकूपना करते थे, लोगों को मार देते थे। एंड इसके अलावा फेमाइन, कि भाई इतनी ज्यादा टेंशन में ना खाने को कुछ हो रहा है, सर्दियाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं, किसान भी अपनी फसल पर ध्यान नहीं दे पा रहे डर के मारे। सो उस कंडीशन में क्या होगा, फेमाइन आएगा, सूखा पड़ेगा, महामारियां आएंगी। ठीक है। खाने की कमी होगी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वाइट्स जो थे वो कौन थे, सार के सपोर्टर्स थे, यानी ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स। वाइट्स कौन है, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो अगेंस्ट थे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड के। लेकिन वाइट्स जो थे वो किसको सपोर्ट करते थे, वाइट्स जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। और ये वाइट्स ना उन किसानों के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते थे जिन्होंने बोल्शेविक्स की बातों में आके नोबल्स की लैंड छीन ली थी। ठीक है। इसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे, यानी जो किसान वर्ग था, जिन्होंने फाइनली नोबल्स की लैंड को छीन कर अपना बनाया था, उन वो वाइट्स को या फिर ग्रीन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके लिए अभी भी बोल्शेविक्स ही उनका हीरो था। By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire। कि कहने का मतलब ये है कि 1920 आते आते फिर से जो ऑलमोस्ट फुल ऑफ रशिया था, तकरीबन तकरीबन पूरा ही रशिया, जो कि आप ये समझ लीजिए कि सार के कंट्रोल में था, उस पर दोबारा से बोल्शेविक्स ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। ओके। They succeeded due to cooperation with the non-Russian nationalites and Muslim jihadists। ये जो थे हमारे, जो ये बोल्शेविक्स जीते थे, ये जीते थे क्यों, क्योंकि नॉन रशियन काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, और इसके अलावा मुस्लिम्स जो थे वहाँ के वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर Russian colonists themselves turned into Bolsheviks. In Khiva, in Central Asia, Bolsheviks colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism। अब क्या है कि वैसे तो जनता बोल्शेविक्स को बहुत सपोर्ट कर रही थी, बोल्शेविक्स वर बीइंग सपोर्टेड एक्सटेंसिवली इन ऑल ऑफ रशिया, लेकिन कई बार बोल्शेविक्स ऐसे एक्शंस ले लेते थे जिसकी वजह से जनता कंफ्यूज हो जाती थी कि बोल्शेविक्स एक्चुअली चाहते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बोल्शेविक्स कई सारे सिटीज में, कई सारे एरियाज में मास मैसेकेयर कर रहे थे। मैसेकेयर का क्या मतलब है, नरसंहार, कि भाई बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को मार रहे थे, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर देते थे। सो सिचुएशन में जनता कंफ्यूज हो रखी थी कि भाई बोल्शेविक्स एक्चुअली रशिया का बनाना क्या चाहता है। Partly to remedy this, the most non-Russian nationalites were given political autonomy in the Soviet Union, the state the Bolsheviks created from Russian Empire in December 1922।
But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were partly successful. कहने का मतलब है कि इतने सारे कंफ्यूजन के दौरान भी बोल्शेविक्स कभी किसी को बहुत ज़्यादा पावर देते थे, कभी किसी को पावर देते ही नहीं थे। तो इसके अलावा नोमैडिज्म यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो इनका कल्चर था, काफ़ी सारे आप देखोगे ना रशिया में नोमैड्स आपको देखने को मिलेंगे। वो लोग जो अपनी गाय भैंस बकरी को यहाँ से वहाँ घुमाते रहते हैं, उनको नोमैड्स कहते हैं, जो एक जगह पर नहीं रुकते। ओके, सो नोमैडिज्म तो जो था उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहे थे ये जो बोल्शेविक्स थे, जिसकी वजह से जो नोमैडिक इनकी पॉपुलेशन थी वो भी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट होती जा रही थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ये आपके दोबारा से बॉक्सेस, सेंट्रल एशिया एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन। फिर से व्यूज हैं, ये आप पढ़ेंगे कि भाई कौन सी क्या सिचुएशन थी सोसाइटी की उस टाइम के लोगों के हिसाब से बताया गया है। दिस यू विल बी रीडिंग ऑन योर सेल्फ। मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate collective work could be done. कहने का मतलब ये है कि बोल्शेविक्स सोशलिज्म का एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बैंक्स को, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज रखा, यानी कि सरकार के अंडर, सरकार के कंट्रोल में रखा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो किसान वर्ग था जिनको जमीन सोशलाइज करके दी गई थी, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करके दी गई थी, उनको इन्होंने एनकरेज किया कि आप लोग अपनी अपनी जमीन पर अब खेती करो। A process of centralized planning was introduced, यानी सेंट्रलाइज, सेंटर से बैठकर प्लानिंग होना और वो प्लानिंग जो है वो पूरे देश पर लागू होना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. Officials assessed how the economy could work and set target for a 5-year period. Officials ने फाइनली 5 साल के जो प्लान्स थे वो बनाना स्टार्ट किया और इसी को कहते हैं 5-year प्लान. आप देखेंगे ना, जब भारत का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, भारत ने भी बहुत बहुत सालों तक प्लानिंग कमीशन के अंडर एक कमेटी थी, सेंट्रल कमेटी प्लानिंग कमीशन, उसके अंडर बहुत सारे 5-year प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया है. फिर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा और उसके बाद से ये जो प्लानिंग है डेवलपमेंट वगैरह की, ये नीति आयोग करता है. ठीक है, ऑन दिस बेसिस दे मेड 5-year प्लान्स. ये भारत में भी फॉलो होता था, तो ये आप ध्यान रखिएगा. कहीं पे भी क्वेश्चन आता है 5-year प्लान का आइडिया कौन से देश से लिया गया है, सो वो कौन से देश से लिया गया है, 9वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हो, वो रशिया से लिया गया है. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. शुरू के जो ये 2 5-year प्लान आए, उसमें गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सभी प्राइसेस पे, मतलब सभी चीज़ों के प्राइसेस फिक्स कर दिए. भाई बिस्किट आपको 1 रुपये में मिलेगा, या फिर आपको जो कपड़े धोने का साबुन है वो 10 रुपये में मिलेगा. ये सारी चीज़ें सरकार ने खुद ही फिक्स कर दी थी. इसके बाद ये बॉक्स भी आप खुद ही पढ़ेंगे, सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन यूक्रेन के व्यूज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के उस टाइम के, एंड दीज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू सिट एंड रीड देम. ओके, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई. ठीक है, एंड न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग. इस प्लानिंग की वजह से ही नए नए सिटीज आ रहे थे जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था. However, rapid construction led to poor working conditions. अब इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो जनता के कंडीशंस यानी कि जनता की वेलबींग का इतना ध्यान नहीं रखा जा रहा था जितना डेवलपमेंट का दिया जा रहा था ध्यान. इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क, The construction of a steel plant was achieved in 3 years. एक स्टील प्लांट को 3 साल में ही बना दिया गया था. Workers lived hard lives and result was 550 stoppages of work in the first year alone. एक स्टील प्लांट को बनाने में पूरे 3 साल लगे. क्यों? क्योंकि वर्कर्स के पास रहने की अच्छी कंडीशंस नहीं थी. इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशंस थी कि शुरू के 1 साल में ही कम से कम 550 बार रोक लगी है काम पर. In living quarters in the winter time at 40 degree below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. -40 डिग्री का टेम्परेचर वहां चला जाता है आराम से, -40 डिग्री सेल्सियस का. इस टेम्परेचर में लोगों के पास कमरों से अटैच्ड टॉयलेट्स नहीं थे, सो वो लोग
सो वो लोग सर्दियों में अगर रात को उन्हें टॉयलेट जाना है तो वो तीसरी चौथी मंजिल से भी उतर कर भाग कर आएंगे, ठीक है, दूसरा रोड क्रॉस करके टॉयलेट यूज करने जाएंगे, फिर वापस -40 डिग्री के टेम्परेचर में अपने कमरे तक पहुंचेंगे। तो बहुत दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही थी। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants. Finally एक अच्छा schooling system develop हुआ बच्चों को educate करने के लिए, factory workers, peasants वगैरह के लिए universities की opportunities खोली गई। Creches were established in factories for the children of women workers। कहने का मतलब कि चिल्ड्रन, वो जो महिलाएं थी जो फैक्ट्रीज में काम करती थी, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के ध्यान रखने के लिए कुछ मतलब सुविधाएं क्रिएट की गई। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, यानी हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको सस्ता किया गया, वहाँ पे हेल्थ केयर सस्ती प्रोवाइड करवाई जाती थी। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, यानी क्लासिक कि भी एक वर्कर के पास कम से कम एक कमरा, अटैच्ड किचन, अटैच्ड बाथरूम होना ही चाहिए। इस टाइप की इस सोच रखकर कुछ अपार्टमेंट्स तैयार किए गए थे, मॉडल कुछ हाउसेस बनाए गए थे। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। काफी मतलब अनइवन था ये जो रिजल्ट था कि भाई हाँ, पूरे के पूरे रशिया में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट शहर है एटलीस्ट वहाँ पे तो इम्प्लीमेंट हो रही है। ऑफ कोर्स कुछ ही शहरों में इम्प्लीमेंट होंगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, फंड्स तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास, तो लिमिटेड तो होंगी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के बेहतर के लिए, ठीक है। इससे आगे का जो ये टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू, बाय बाय।